हेलो फ्रेंड, दिस इज आर के शुक्ला। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रसों के बारे में। रस है क्या? आप आराम से समझो, रस है क्या? रस, ये दो शब्द हैं। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं सेंटीमेंट। SENTIMENT, सेंटीमेंट। ओके, रस है क्या? मैं रस शुरू करने से पहले एक छोटा सा आपको वाक्य बताऊंगा। रस्यते इति रसः। इस वाक्य का मतलब होता है रस्यते इति रसः, अर्थात रस का मतलब स्वाद से है। यानी रस का मतलब स्वाद से है। ओके, जिस प्रकार से भोजन सब कुछ जब हम मुंह में डालते हैं तब अनेक प्रकार का स्वाद प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार काव्य के पढ़ने से हमें अनेक प्रकार का आनंद और उपलब्धि होती है। अर्थात हमारे हृदय में एक ऐसे अनिवर्चनीय भाव का संचार होता है जो आनंद स्वरूप है। इसी अलौकिक आनंद को रस की संज्ञा दी गई है। समझ में आया आपको? ओके, रस के स्वरावोवर में वाक्य ही वाक्य कहलाता है। इसलिए तो काव्य को पढ़कर हम थोड़ी देर के लिए जब आनंद मग्न हो जाते करते हैं, जैसे वाक्यम वाक्यम रसात्मकम काव्यम। मतलब जब वाक्य में रस मिल जाता है तो वो काव्य का निर्माण करता है। ठीक है, तो मतलब रस का मतलब है स्वाद, आनंद। आनंद। ओके, अब आता है, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा, रस मतलब भाव। रस्यते इति रसः मतलब रस से का मतलब होता है स्वाद से, अर्थात आनंद से। अब जब वाक्य में हम कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, हम क्यों पढ़ेंगे किसी के साहित्य को और हम क्यों जानेंगे किसी के साहित्य को? तो अगर उसमें रस है यानी आनंद है, स्वाद है, तो उसे हम शुरू से लेके आखिरी तक पढ़ेंगे। यानी वाक्य में रस मिलने के पे काव्य का निर्माण होता है। ओके, अब हम आगे आते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। रस की अगर हम देखें तो एग्जैक्टली परिभाषा क्या है और रस के भाव कितने हैं। परिभाषा, बी भावानुभाव, विभावानुभाव, व्यभिचारी, विभावानुभाव व्यभिचारी, संयोगा द्रस निष्पत्ति। ये जो लाइन है इनमें आप देखेंगे कि हमारे जो भाव होते हैं, रस को पढ़ने में भाव आते हैं। विभावा, विभाव, अनुभाव। देखो ये पहला भाव छुपा हुआ है, पहला भाव। विभाव ये दूसरा भाव है। अनुभाव तीसरा भाव है। व्यभिचारी, व्यभिचारी को तुम लोगों ने संचारी भाव के नाम से तो सुना होगा। सुना है आपने? संचारी भाव होता है जिसे हम संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव के नाम से तो सुना होगा। तो हम व्यभिचारी को
संचारी भाव के नाम से जानते हैं। जब ये तीनों भाव मिलते हैं, अर्थात ये जो वाक्य है, भरत मुनि का एक ग्रंथ था, आपने सुना होगा, नाट्य शास्त्र। भरत मुनि का एक ग्रंथ था नाट्य शास्त्र में। इन्होंने ही सर्वप्रथम ये दोहे के जरिए, इस दोहे के अंदर जो उनके भाव थे वो प्रकट होते हैं। भरत मुनि के अनुसार सिर्फ 8 रस थे, इनके अनुसार 8 रस थे। ओके, 8 रसों के का मतलब होता है कि हमारे जो मनोभाव हैं, जितने भी मनोभाव हैं हमारे टोटल, वो 8 होना। ओके, अब आप देखें, मैंने आपको एक वाक्य लिखा था अभी, वो वाक्य था विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। ये लिखा था अभी हमने, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, यानी व्यभिचारी मतलब संचारी भाव। एग्जाम में आ सकता है कि व्यभिचारी है क्या, व्यभिचारी दे देंगे, संचारी भाव लिख के नहीं देंगे, तो संचारी भाव का मतलब ही होता है व्यभिचारी भाव। इन तीनों के संयोग से निष्पत्ति होती है, तभी रस का निर्माण होता है। ओके, अब हम जानते हैं इन सभी को। पहले हम बात करेंगे विभाव की। विभाव, ये हमारे भाव हैं। विभाव होता क्या है और विभाव की, तो हमें विभाव को जानने से पहले इसकी परिभाषा जानना जरूरी है। विभाव की परिभाषा होती है, तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, इसका मतलब लिख लो कारण। मतलब विभाव का मतलब होता है, अगर हमें देखना है तो कारण। अब कारण कैसे होता है, इसकी परिभाषा में आपको यह भी क्लियर हो जाएगा। जैसे भावों की उत्पत्ति, भावों की उत्पत्ति के कारण विभाव माने गए हैं। विभाव माने गए हैं, अर्थात हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उनका सबसे पहला कारण क्या होता है, विभाव। इसलिए मैं आपको पहले विभाव पढ़ा रहा हूं, विभाव के बाद ही तो हमारे अनुभव आएंगे। तो जो भी हमारे अंदर भाव आ रहे हैं, अच्छे बुरे खास जो भी हो रहे हैं, वो उनका कारण क्या होता है, पहला उत्पत्ति का कारण क्या होता है, विभाव। इसलिए अगर मैंने इसे कारण कह दूं तो वो सर्वदा गलत नहीं होगा। ओके, विभाव 2 प्रकार के होते हैं। विभाव के 2 प्रकार, एक होता है आलंबन, आलंबन विभाव, और दूसरा होता है उद्दीपन। इन दोनों में फर्क क्या है, देखो, हम पहले आलंबन को समझेंगे। आलंबन विभाव क्या होता है, आलंबन का मतलब होता है जिसके ऊपर रस, या जिसके ऊपर उस भाव
जिसके ऊपर उस भाव का उत्पन्न होना अवलंबित रहे, अवलंबित रहे, इसे आलम्बन विभाव कहते हैं। मतलब जिसके ऊपर ये उत्पन्न हो रहे हैं और आलंबित हो रहे हैं। क्लियर हो गया? इसका सीधा सा उदाहरण होता है, जैसे श्रृंगार ले लो उदाहरण के रूप में अगर आप देखना चाहो तो श्रृंगार ले लो। श्रृंगार में नायक नायिका नायक और नायिका परस्पर आलम्बन विभाव विषय रहते हैं, यानी आलम्बन विभाव करते हैं। समझ में आया? आलम्बन विभाव करते हैं, जिसके ऊपर उस भाव का उत्पन्न होना आलंबित रहे। उदाहरण श्रृंगार में नायक नायिका परस्पर आलम्बन करते हैं। ओके, तो ये आलम्बन विभाव है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है इसी का दो प्रकार, आलम्बन विभाव का। पहला होता है, आलम्बन दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है आश्रयालंबन, दूसरा होता है विषयालंबन। ओके, अब इन दोनों का मतलब क्या है, आश्रयालंबन और विषयालंबन का? जिसके मन में भाव उत्पन्न हो वो होता है आश्रयालंबन, मतलब जिसके मन में आश्रय लेके उत्पन्न होते हैं वो आश्रयालंबन, और जिसके लिए होते हैं वो क्या होता है, विषयालंबन। जैसे राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव उत्पन्न हुआ, अर्थात किसके मन में उत्पन्न हुए, राम के मन में, तो वो क्या हो गया, आश्रय लेकर राम। ठीक है। विषयालंबन जिसके विषय में हुए, किसके विषय में हुए, सीता मैया के, तो वो किस में आ गया, विषयालंबन। ओके, अब आते हैं उद्दीपन। उद्दीपन को आप समझ लो गति। उद्दीपन को सीधा सा मतलब होता है किसी चीज को गति देना, गति अर्थात तेजी देना। जैसे हम कुछ सोच रहे हैं, हम कहीं से जा रहे हैं, हमारे मन में भाव आ रहे हैं, जैसे समझो थोड़ी सी बदबू हमें फील हो रही है या खुशबू फील हो रही है, थोड़ी सी, तो हम ज्यादा जल्दी मनोभाव नहीं बढ़ाएंगे अपने, हम कहेंगे अच्छा बदबू है देख लेते हैं। लेकिन कभी यो आ गया आलम्बन में, किसी प्रति बदबू के खिलाफ हमारे मन में शंका पैदा हो रही है, लेकिन अगर वो बदबू तीव्र हो, तेजी से हो, तो हम तुरंत मतलब वहां से उठ जाएंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, नाक बंद कर लेंगे जैसे। तो मतलब उद्दीपन विभाव होते हैं, तेजी देते हैं हमारे भाव, मतलब तेजी से हमारे भाव हमारे मस्तिष्क के अंदर आ जाते हैं, इसे क्या कहते हैं हम, उद्दीपन आ जाते हैं। इसके अंदर जैसे सुगंध, हम तुरंत प्रक्रिया करते हैं, हाँ कितना अच्छा लग रहा है, चांदनी आदि। मतलब उद्दीपन विभाव से हमारे मन के जो भाव हैं वो तीव्रता से आते हैं, बहुत जल्दी आते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे दूसरा, अनुभाव। अनुभाव, भावों को। अनुभाव होते क्या है, देखो सबसे पहला कौन सा आया, विभाव। पहले विभाव आया,
विभाव का मैंने मतलब बताया था कारण, पहले विभाव आया मतलब कारण आया। उसके बाद जब हमने, जैसे मैंने बताया आपको, उद्दीपन में बदबू आई, हम तुरंत अपनी नाक बंद कर लेंगे, तुरंत प्रतिक्रिया करेंगे। तो अर्थात जब ये कारण होते हैं यानी विभाव होता है, उससे जो हमारे अनुभाव मतलब बाह्य भाव, हमारा शरीर प्रतिक्रिया प्रकट करता है, वो आता है अनुभाव में। जैसे इसकी परिभाषा जानेंगे अनुभव की। आंतरिक आंतरिक मनोभावों आंतरिक मनोभावों के जो शारीरिक आंतरिक मनोभावों के जो शारीरिक व्यंजन होते हैं, उन्हें अनुभाव कहा जाता है। मतलब हम जो शरीर के द्वारा जो बाहर प्रकट कर रहे हैं, वो किस में आते हैं? अनुभावों में। जैसे जैसे गुस्से में मुंह लाल हो जाना, मतलब गुस्से में मुंह लाल हो जाना प्रतिक्रिया है। मन में भाव उत्पन्न हुआ किसी के प्रति, किसी ने अपमान किया, कुछ भी किया, विभाव, ठीक है, उसकी प्रतिक्रिया हमारे मुख पे दिखाई दी, गुस्से चेहरे पे दिखाई दी, गुस्से में हमारा मुंह लाल हो गया, तो ये क्या आ गया? अनुभव। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम जानते हैं अनुभाव के प्रकार। तुम चौंकोगे कि अनुभाव के प्रकार तो हमने पढ़े ही नहीं, क्योंकि तुम लोग सिर्फ लूसेंट से ही पढ़ते हो, कभी गहराई में तो पढ़ते नहीं हो। अनुभाव के प्रकार, अनुभाव के दो प्रकार हैं। ऊपर ऊपर पढ़ के पास नहीं हुआ जा सकता किसी भी तरीके से। पहला प्रकार है सात्विक। सात्विक, सात्विक को हम अयत्नज भी कहते हैं, अयत्नज भी कहते हैं। दूसरा है इसका कायिक, इसे हम अतनज कहते हैं, अतनज कहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा अनुभाव के हमारे दो प्रकार हैं, एक है हमारा सात्विक और दूसरा है हमारा कायिक। अब इन दोनों में क्या प्रकार है, क्या चीज की मतलब समानता है और क्या प्रकार भाव उत्पन्न हो रहे हैं, पहले हम जानेंगे सात्विक। क्वेश्चन आ जाता है कि सात्विक किसका भाग है, तो आपको पता होना चाहिए सात्विक अनुभाव का भाव है। कायिक यानी अतनज किसका भाव है, किसका प्रकार है, ये किसका है? अनुभाव का। अब हम बात करेंगे सात्विक। इसकी पहले परिभाषा जानो। जो विचार या चेष्टाएं, जो विचार और चेष्टाएं शरीर की स्वाभाविक क्रिया के रूप में हो, नेचुरली हो, उन्हें सात्विक कहते हैं। तो ठीक है, ये सात्विक 8 तरीके के होते हैं। पहला प्रकार होता है स्तंभ।
व्यक्ति स्तंभ कब रह जाता है? व्यक्ति स्तंभ इसका मतलब होता है शरीर की गति रुक जाना। शरीर की गति रुक जाना। अब कभी हम खुश हो गए, लज्जा आ गई, होता है ना, एकदम रुक जाते हो खुश होके, मतलब हैं हम पास हो गए, हमें तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि हम पास होंगे, तो इसमें शरीर की गति रुक जाती है। ठीक है, फेल हो गए, उसमें भी हमारी शरीर की गति तो दोनों में ही रुक जाती है हम लोगों की। तो शरीर की गति रुक जाना स्तंभ, पहला प्रकार काय का? सात्विक का, अनुभाव का। दूसरा प्रकार कंपन। कंपन में जो हमारा शरीर है वो कांप जाता है। कंपन कब आता है? जब हमें डर लग रहा होता है, या फिर हमें हर्ष, हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं तो हमें कंपन आता है। तीसरा है स्वर भंग। स्वर भंग में जो हमारे मुख के स्वाभाविक स्वाभाविक गति से वचन निकलते हैं, हम वचन निकालते हैं, वचन मतलब बोलना, से वचनों का ना निकलना, ना निकलना। यानी स्वर भंग में जैसे तुम कुछ काम करते पकड़े गए, किसी का डर लगा, तुम्हें पापा ने पूछा बेटा तुम कहां थे, किसे घुमा रहे थे, पकड़ लिया, देख लिया, तो तुम बोलोगे मैं कुछ नहीं, मैं तो अपनी दोस्त की बहन को घुमा रहा था, मैं किसी को छोड़ने गया था, एसेट्रा एसेट्रा। तो ये तुम्हारे जब मन में जब विचार, मतलब स्वर निकलना बंद हो जाए, गति विलीन हो जाए, जो तुम्हारी तुम बोल रहे हो जिस स्पीड से वो निकलना बंद हो जाए, वो क्या कहलाता है? स्वर भंग। अब आइए आगे, यानी सात्विक के तीन जाने हमने, स्तंभ, कंपन, स्वर भंग। अब आते हैं आगे। हमारा चौथा भाव आता है वैवर्ण। वैवर्ण। जब वैवर्णता का मतलब होता है शरीर का रंग उड़ जाना, शरीर का रंग उड़ जाना, कहते वो तो पीला पड़ गया, ये होता है वैवर्ण। शोक में, काम में, भय में, शंका में हमें वैवर्णता प्राप्त होती है। ओके, पांचवा होता है हमारा अश्रु। अश्रु में तो आपको मालूम ही है, आंखों में, नेत्रों में पानी आ जाना, कभी खुशी होते हो, कभी गम में होते हो, कभी पिक्चर देख देख के ही, कोई सैडी पिक्चर हो तब तुम रो बैठते हो, तो आंखों में जब भी कोई दशा देख के पानी आ जाए, ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया होती है हमारी, अश्रु। छठा है हमारा प्रलय। प्रलय, प्रलय में जो हमारी इंद्रियां होती हैं, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों का चेतना शून्य हो जाती है। मतलब तुम एकदम स्तंभ हो गए हो, विरह, दुख में, शोक में, तो मतलब बोलना चालना बिल्कुल बंद कर दिया, तुम्हें कुछ एहसास ही नहीं हो रहा कि तुम्हारे संग हो क्या रहा है, ये स्थिति होती है प्रलय की। सातवां होता है स्वेद। स्वेद मतलब तुम्हें मालूम ही है, पसीना।
पसीना, जब पसीना निकलता है आपको काफी ज्यादा, वो श्वेत होता है। आठवीं प्रक्रिया है रोमांच की। रोमांच में मतलब काम कर रहे हैं, हर्ष कर रहे हैं, भय में हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं शरीर के। ये कहलाता है रोमांच। तो इस प्रकार हमारी बेसिकली 8 जो सात्विक शरीर की प्रक्रिया बताई है वो सात्विक के अंदर आती हैं। लेकिन तुम्हें एक चीज और नहीं बताना चाहूंगा कि हमारे 9 सात्विक अनुभाव के रूप में, यानी 9वें सात्विक अनुभाव के रूप में जृंभा को माना जाता है। अगर आए जमुआई आती है, उसे हम मानते हैं, जृंभा को माना जाता है। सात्विक भाग वैसे तो 9 हो गए, वैसे 8 हैं सात्विक जो दिए हैं, भरत मुनि ने बताए हैं, जो वैसे 9 होते हैं। अगर एग्जाम में आते हैं कि सभी सात्विक भावों को बताओ तो 9 भाव हैं, वैसे 8 हैं। ओके। और इसका जब जृंभा जुड़ जाती है, इसे हम कहते हैं सात्विक भावों को तन संचारी भाव भी कहते हैं। अब आइए हमारा दूसरा अनुभाव का कायिक। इसी की परिभाषा पहले जानना जरूरी है। कायिक मतलब जो विकार या चेष्टाएं शरीर के अंगों के व्यापार के रूप में प्रकट होती हैं। मतलब जो कभी कभार या फिर हर परिस्थिति में जो आ जाती हैं, उन्हें कहते हैं हम कायिक। जैसे भय से भागना। हमने जब डर लगेगा तो हम वैसे ऑटोमेटिक क्रिया करेंगे, भागना इत्यादि। क्रोध में भरा बुरा कहना, रति में चुंबन करना, शोक में सिर झुकाना, ये कुछ प्रक्रिया हैं जो व्यापारिक होती हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं संचारी भावों की। संचारी को मैंने तुम्हें क्या बताया था? व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? व्यभिचारी। देखो सीधी सी बात है, ये अस्थायी भाव होते हैं, आते जाते रहते हैं। इन्हें हम अस्थायी भाव भी कहते हैं, स्थायी कहते हैं। ठीक है। भरत मुनि के अनुसार भरत मुनि ने कहा है, भरत मुनि के अनुसार स्थायी भावों की एक बहुत अच्छी परिभाषा दी गई है। जैसे भरत मुनि के अनुसार कहा गया है कि पानी में उठने वाले जो बुलबुले होते हैं वो कुछ देर के लिए उठते हैं, अपने आप ही विलीन हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब क्षण भर के लिए जो पानी में बुलबुले उठते हैं, जो विलीन हो जाते हैं,
तो वो कौन से कहलाते हैं? इसी प्रकार के हमारे स्थायी भाव होते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। ठीक है, अब आइए स्थायी भावों पे। ये हमारा तीसरा था। अब आइए चौथा। संचारी भाव समझ में आ गए? जैसे मैं तुम्हें उदाहरण दूं बहुत अच्छा, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए, दोनों के अलग अलग उदाहरण देता हूं मैं। जैसे बॉयज और गर्ल्स, बहुत सामान्य प्रक्रिया देखी है इनमें। जैसे हम लोग जाते हैं, शमशान में जाते हैं, किसी अर्थी के साथ जाते हैं, शव यात्रा में जाते हैं, हमारे मन में बड़े भाव उत्पन्न हो रहे होते हैं। अरे अब तो मैं बैराग ले लूंगा, जितने भी मैंने पाप किए हैं अपने अतीत में उनको छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं, उस पर अपने दोस्त से मतलब बाहर निकलते ही अपने दोस्त को 15-20 मिनट बाद सब कुछ भूल जाते हैं। अरे यार तू कहाँ है, चल घूमने चलते हैं, लेक भी घूम के आते हैं, कहीं वहां घूम के आते हैं, मूवी वूवी देख के आते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं। ये है हमारे। लड़कियों में, लड़कियों से सबसे बड़ी विशेषता होती है, अपने पापा के संग जा रही होती हैं, बगल से कलेक्टर की कार निकल जाती है। पापा पापा मुझे कलेक्टर की कार, मुझे कलेक्टर ही बनना है, अब तो मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मुझे कलेक्टर ही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन शाम आते आते व्हाट्सएप पे उसकी दोस्त का मैसेज आता है, हाय क्या कर रही है, कल चल रही है घूमने? कलेक्टर कलेक्टर स्वाहा हो जाता है। तो ये संचारी भाव ही हैं, कुछ पल के लिए आए और जा, लेकिन ये बुरे होते हैं। अगर कोई भाव आपके मन में आ रहा है जो आपकी तरक्की के में सहायक है, उसे स्थायी भाव बनाना सीखना है। खैर, आगे बढ़ते हैं स्थायी भावों पे। हमारे 4 भाव होते हैं, अब हम बात करते हैं स्थायी भाव की। स्थायी भाव की सर्वप्रथम हमें परिभाषा जानना जरूरी है। रस की उत्पत्ति मन की भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों, रस की उत्पत्ति मन की भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों से होती है। ये तो आप जानते ही हैं। विभिन्न प्रकार के आवृत्तियों, आवृत्ति मतलब समावेश, जो हमारे मन में आता है, आवृत्तियों से विविध रसों की उत्पत्ति होती है। विभिन्न रसों की उत्पत्ति होती है और इन्हीं प्रवृत्तियों को ही हम स्थायी भाव कहते हैं, जो मतलब हमेशा रहते हैं। जैसे जो भाव, अगर हम एक और साधारण भाषा में बात करें, जो भाव चिरकाल तक चित्त में स्थिर रहे, चिरकाल मतलब लंबे समय तक चित्त में स्थिर रहता है, उसे कोई भी विषय दबा नहीं सकता, वो स्थायी भाव कहलाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि स्थायी भाव है क्या। वैसे जो स्थायी भाव हैं, भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार 8 भाव हैं, 8 प्रकार के होते हैं। स्थायी भाव जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे रति, रति हम अगर गिनेंगे तो रति है, हास है, शोक है, रौद्र है, उत्साह है, भय है, जुगुप्सा है, विस्मय है। ये हमारे 8 प्रकार के भाव हैं जो होते हैं। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि तुम्हें भाव समझ में आए हैं। अब हमारे कितने हैं? वैसे तो 8 रस हैं भरत मुनि के अनुसार, लेकिन एक और रस आया है, शांत रस आया है, और 2 अन्य रस आए हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो मैं तुम्हें अगले लेक्चर में इनको भेजूंगा।
लेकिन तुम मुझे फीडबैक देते नहीं हो, तो कम से कम फीडबैक ही दे दे करो, उस पर लिख दिया करो गूगल पे कि हाँ सर को समझ में आ रहे हैं। तो मेरा भी मतलब मेरे भी जो भाव हैं वो संचारी भाव ना हो के स्थायी भाव बन जाएं, और स्थायी भावों के कारण मैं तुम्हें हिंदी के सारे लेक्चर भेज दूं। तो तुम कम से कम मुझे फीडबैक तो दो, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मैं ऐसी गला फाड़ रहा हूं, समझा रहा हूं लिख लिख के, तो मैं एक एक चीज समझा रहा हूं। समझ में आया? दूसरा, मेरा नंबर भी है, मैं दोबारा डाल रहा हूं अपना 74000501 7400 501 आर के शुक्ला। कम से कम अपना फीडबैक दो, समझ में आए कि तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आज हमने क्या क्या जाने, एक बार समराइज कर लें। हमने पहला पन्ना जाना रस का, रस, रस्यते इति रसः, अर्थात स्वाद, आनंद, जो करने में हमें स्वाद आता है वो रस होता है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, परिभाषा भी बताई, वाक्य में जब रस जुड़ जाता है तो वो काव्य की अनुभूति ले लेता है। इसकी परिभाषा के लिए मैंने तुम्हें को बताया था भावों को हम कैसे जाने। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी अर्थात संचारी भाव जब जुड़ जाते हैं तो शब्द का संयोग से निष्पत्ति बनता है। पहले तो ये पढ़ा हमने, फिर हमने जाना विभाव के बारे में। विभाव क्या होता है? परिभाषा, भावों की कारण है, विभाव मतलब एक कारण है, पर भावों की उत्पत्ति के कारण विभाव माने गए। जो हमारे भाव ही जो पहली प्रक्रिया जो होती है, अगर क्वेश्चन आ जाए पहली प्रक्रिया में कौन सा भाव आता है तो विभाव आता है। इसी कारण हमारे भाव उत्पन्न होते। दो प्रकार के हैं, आलम्बन, उद्दीपन। फिर आलम्बन का मैंने बताया था आश्रय लंबन, विषय लंबन। दूसरा जिसके मन में उत्पन्न हो रहे हैं वो आश्रय हैं, बाकी विषय हैं। ठीक है। फिर उद्दीपन, उद्दी का मतलब आता है तेज गति, ये हो गया। फिर आया हमारा संचारी भाव। संचारी भाव में हमने बात करी व्यभिचारी भाव, मतलब जो ये अस्थाई होते हैं। भारत के मुनि के अनुसार जो टोटल है वो 33 दिए गए हैं। मैंने तुम्हें लड़के लड़कियों का एग्जाम्पल भी दिया जैसे तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। फिर क्या आया? स्थाई भाव आया। रस की उत्पत्ति मन की विभिन्न प्रकृति होती है, तो 8 होते हैं। अब रस, अगले लेक्चर में मैं तुम्हें जो पढ़ाऊंगा वो मैं आपको लेक्चर दूंगा, यानी आज ही, लेकिन तुम्हें फीडबैक देना जरूरी है। मैं अब पढ़ाऊंगा तुम्हें रस, फिर अलंकार, फिर छंद, समास। तुम भूल जाओगे कि समास में कितनी गहराई है। ये 4 चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट हैं कि तुम्हें कम से कम 20 नंबर का 20 मार्क्स एसआई में आएगा ही इनमें से। तो आप मुझे फीडबैक दें, मैं आपको एज सून एज आज ही मैं इनको भी लेक्चर फॉरवर्ड करूंगा। धन्यवाद।